हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हम लगातार आपके कनिष्ठ सहायक की जो श्रृंखला है, टेस्ट सीरीज है, उसको चलाते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूके ट्रिपल एससी बोलते हैं, उसके द्वारा जो आपका हाल फिलहाल में पैटर्न अपनाया गया है, उसमें जो क्वेश्चनों की विविधता है या क्वेश्चनों का जो पैटर्न है, उसको लेकर के हमने आप तक हिंदी के या उत्तराखंड के अन्य सारे सब्जेक्टों के लगभग हमने आपको क्वेश्चन बना करके दिए कि ऐसे बना सकता है। तो अगली कड़ी में हम इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं जो आपके यहाँ सिलेबस में हैं, उसको लेकर के ये हम अगला टॉपिक ला रहे हैं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वतंत्रताकालीन समाचार पत्र हैं कुछ ये, इनके संपादकों के साथ इनको सुमेलित करना है। हिंदू हिंदू वैसे हिंदू का आपका शुरुआत करता आपका जी सुब्रमण्यम थे। हिंदू आपको ये आ भी चुका है पिछले दरोगा में कि इनमें से किस समाचार पत्र को हिंदी में प्रकाशित नहीं किया जाता। द हिंदू वो आपका अलग है, जिसे वीर राघवाचार्य ने आपका प्रकाशित किया था। हिंदू अलग है, जिसे आपका जी सुब्रमण्यम ने शुरू किया था। तो दूसरा आपका सुधाकर है, सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नारोजी का है। बंगाली SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। ये आपका जो बन रहा है A का 3, B का 2, C का 1, D का 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, इसका C सही आंसर है। इसमें से बंगाली बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय बहुत तीव्र आलोचना की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया था तो उसके बाद इसमें बहुत आपके तीव्र आलोचनाएं SN बनर्जी ने की थी, जिसके कारण SN बनर्जी को आपका जेल भी जाना पड़ा था, जो आपका भारत में पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। बाल गंगाधर तिलक भी गए, परंतु पत्रकारिता के लिए जैसे पूछता है तो उसमें SN बनर्जी पहले व्यक्ति बने थे जो पत्रकारिता में, यानी कि पत्र में कुछ ऐसी बातें लिखने जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थी, उसके कारण जेल जाने वाले पहले व्यक्ति यही थे। और बंगाली में लिखे गए अपने लेखों के कारण ये जेल में गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित था। भारत में देखो जो आपके मकबरा है, मकबरा मतलब इस्लामिक जो धर्म है उसमें जो इमारत बनाने की कला है, उसमें आपके इमारतों में मकबरे हैं और जो आपके इनके ईदगाह होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मस्जिदें हैं। उसके अलावा आपके जो विभिन्न आपके जो सूफी संत हैं उनकी दरगाह हैं। इस तरीके के आपके कई आपके इमारतें हैं। किले हैं, किले तो जो आपका राजा अपनी सुरक्षा के लिए बनाता था, बहुत सारे किले आपके इनके समय बना है। बलबन के समय लाल किला बना था दिल्ली का, जो लाल महल है उसके इर्द गिर्द भी उसने बनाया था। किलो खरी का आपका जो महल है उसमें आपने किला बनाया था। सिकंदर लोदी ने किला बनवाया था आपके आगरा में। तो बहुत सारे आपके किले बने हैं। जो आपके किले हैं, लाल किला तो बात का है, वो लाल किला वो उससे निकल गया है। लाल महल है बलबन का, लाल किला आपका शाहजहां ने बनाया था। आपको पता है किले बनाना मतलब अपने जो महल है उसके चारों तरफ अपनी सुरक्षा, अचानक आक्रमण हो जाए तो उससे बचने के लिए बनते थे। जो मकबरे हैं, मकबरे होते थे राज परिवार के, यानी कि राजा के या राजा के पत्नी या बच्चे जो खास लोग हैं उनके कब्र पर बनाई गई इमारतें, मोमेंटो होते थे, यादगार, इसीलिए उन्हें मकबरा भी कहा जाता है। दूसरा जो दरगाहें हैं, सूफी संतों की आपकी जो कब्र होती है उनको दरगाहें कहा जाता है। साधारण कब्रों को तो कब्र ही बोलते हैं, सूफी संतों की कब्रों को दरगाह। और राजा या राज परिवार के लोगों की कब्र के ऊपर अगर बड़ा सा आपका मोमेंटो खड़ा कर दिया जाए तो उसे आपका स्मारक या फिर आपका मकबरा कहा जाता है। जैसे ताजमहल भी एक मकबरा है वैसे। और इनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे आपके महल भी हैं, जैसे बलबन का महल है जिसे लाल महल कहा जाता है। तो ये इस्लामिक इमारत है। भारत में पहली इस्लामिक इमारत जो बनी थी वो बनी थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश ने बनाई थी दिल्ली में, जब पहली बार आपका तराइन के युद्ध के बाद ये जीते थे और 1196 ईस्वी में उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपका जो आपका क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नाम से। ये पहली इमारत है इस्लामिक इमारतों में। सबसे पहला मकबरा जो बनाया था वो बनाया था इस इल्तुतमिश ने। लेकिन उस मकबरे में इल्तुतमिश ने जो अपने लिए मकबरा बनाया, उस मकबरे में आपका
हिंदुस्तानी चीजें भी मिश्रित हैं। उसको सजावट में जो हिंदुस्तानी चीजें थी, अरबस्क जिसे बोलते हैं, अरब और इंडियनों की मिश्रित शैली, उसमें बनाया गया था। भारत में जो आपका शुद्ध इस्लामिक शैली जिसमें किसी भी तरह की इंडियन मिलावट नहीं है, वो मकबरा था बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा, जो बलबन ने स्वयं के लिए खुद ही बनाया था मकबरा कि यहां पर मुझे दफनाया जाए, इसीलिए आपका बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप इल्तुतमिश करोगे। अगर आपसे पूछता है कि भारत में विशुद्ध रूप से इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है, तो आप लिखोगे बलबन। अगला, ऋग्वैदिक काल के पदाधिकारियों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भागदूत, भागदूत कर समाहर्ता होता था, मतलब करों को संयोजित करना, उसको संग्रहित करने का काम भागदूत का होता था। स्पर्श, गुप्त काल में आपके गुप्तचर कहलाते थे। सूत, रथ हाँकने वाला कहलाता था। महिषी, महिषी प्रधानमंत्री नहीं था, महिषी होती थी राजा की मुख्य पत्नी। राजा की मुख्य, एक से अधिक पत्नियां भी होती थी ना, मुख्य पत्नी यानी कि मुख्य रानी को क्या बोलते थे? महिषी बोलते थे। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला, नालंदा के बौद्ध विहारों का निर्माण किसने करवाया था? बौद्ध धर्म के जो आपके विभिन्न ग्रंथ हैं या बौद्ध धर्म की स्टडी के लिए आपके नालंदा के बौद्ध विहारों का निर्माण आपके कुमारगुप्त, जो गुप्त शासक था, उसके द्वारा करवाया गया था, जिसमें आपके बहुत सारे चीनी भी आए। वेनसियांग ने भी 3 वर्ष तक आपके नालंदा में पढ़ाई की थी। 6 वर्ष तक आपके इत सिंह ने नालंदा में पढ़ाई की थी। यहाँ से बौद्ध धर्म आपके विदेशों में गया तो उनको जिज्ञासा जगी बौद्ध धर्म के जानने, तो विदेशी यहाँ जब भी आते थे तो वो भटकने के बजाय नालंदा चले जाते थे ताकि वहां से वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। बाद में आपके नालंदा के बौद्ध विहारों को जो महमूद गौरी का एक दास था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास है, उसके 4 दास हुआ करते थे जो खास थे उसके। एक बख्तियार खिलजी था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक याल्दोस था और एक कुबाचा था। तो उसमें से जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसे तो दिल्ली वाला क्षेत्र मिला और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। जो बख्तियार खिलजी है उसे पूरब का क्षेत्र मिला था, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, बंगाल तक का। तो उसी ने नालंदा की बौद्ध विहारों को आग के हवाले कर दिया था, उसको नष्ट करने वाला वही था। नहीं तो नालंदा के बौद्ध विहार बहुत ही क्या है, फेमस थे आपके बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र के रूप में। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के विषय में कौन से कथन सत्य है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मतलब, पिटक का मतलब ज्ञान की टोकरी है, त्रिपिटक मतलब 3 ज्ञान की टोकरी। बौद्ध धर्म के तीनों के तीनों, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों को ही आपके बौद्ध धर्म के ज्ञान की टोकरी कहा जाता है। तो इसमें से विनय पिटक भिक्षुओं के आचरण, विनय मतलब आचरण है, भिक्षुओं को अपने जीवन काल में कैसा आचरण करना चाहिए इसके बारे में लिखे गए। सुत्त पिटक जिसे आपके बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया यानी कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म की अधिकतर जो आपकी जानकारी है, नियम संकलित है, बौद्ध धर्म कैसा है क्या है, वो सब आपका सुत्त पिटक में है, ये भी सही है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की धार्मिक व्याख्याएं हैं। अभिधम्म मतलब उसको एज ए धर्म के रूप में किस तरीके से बौद्ध धर्म आपके व्याख्या करता है, वो अभिधम्म पिटक में है। ये 3 के 3 पिटकों के विषय में दी गई जानकारियां सही है, तो इसे आपका 1, 2 व 3 सभी सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लिए जाने वाले करों को सही सुमेलित कर विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सल्तनत काल में जो आपके कर लिए जाते थे, उनमें आपका जो खुम्स होता था लूट का कर। सल्तनत काल में जैसे कोई सुल्तान किसी क्षेत्र को जीतता था तो उस लड़ाई के दौरान जितनी भी लूट का माल होता था उसका 80% आपका सेना में बांट दिया जाता था और 20% राजकोष में जमा किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने स्थायी सेना रखी, उसे नगद वेतन दिया, तो उसने खुम्स का जो अनुपात था वो बदल दिया था। उसने खुम्स में जीते हुए लूट के माल में से 80% राजकोष में, 20% प्रोत्साहन राशि के रूप में सेना में बांटता था, क्योंकि सेना को वो नगद वेतन देने लग गया था, उससे पहले नगद वेतन नहीं दिया जाता था। तो खुम्स लूट का कर है। जकात, जकात का मतलब होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। मुसलमानों से लिया जाने वाला, जजिया और जकात दोनों धार्मिक कर हैं। जकात मुसलमानों से और जजिया गैर मुस्लिमों से, यानी कि जो भी इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करेगा वो टैक्स देगा जजिया, और जकात देगा मुसलमान। उस्र होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि का कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूकर कहलाता था उस्र। और खिराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला खिराज होता था भूमि कर। कोई भी मुसलमान नहीं है तो उससे जो भूराजस्व देगा वो खिराज कहलाएगा, यानी कि
33% या 40%, जितना भी आपका वो लोग टैक्स लेते थे, जिसे हम लगान बोलते हैं, वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला लगान तो आपका क्या कहलाएगा? खिराज। और जो आपका मुस्लिमों से लिया जाएगा वो उस्र कहलाएगा। मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात, और गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जजिया, खुम्स, लूट का कर। तो इसका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों में किस एक का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? अकबर वैसे 1556 में राजा बन गया था। पहले 4 वर्ष तो वो आपका बैरम खां के नेतृत्व में रहा, जो हुमायूं का सेनापति था। बाद में बैरम खां को उसने भेज दिया, जब वो आपका 14 वर्ष में राज्याभिषेक हुआ था, 18 वर्ष का हो गया तो उसने तीर्थ यात्रा में भेज दिया। कहा जाता है कि उसी दौरान रास्ते में उसकी किसी ने हत्या कर दी। उसके बेटे अब्दुल रहीम खाने खां की जो माँ थी, बैरम खां की बीवी थी, उससे विवाह कर लिया अकबर ने और उसे गोद ले लिया। अब्दुल रहीम खाने खाना बना, जो बाद में आपका उसके नवरत्नों में से एक हुआ करता था। फिर 2 साल वो 60 से 62, 1560 से 1562 तक अपनी धाई माँ, जिसका पालन पोषण किया था अकबर ने, उस धाई माँ महान अंगा के नेतृत्व में आपका शासन चलाता रहा। लेकिन 62 के बाद उसने अपनी स्वतंत्र नीति शुरू कर दी, युद्ध अभियान भी शुरू कर दिए और आपका कई सारे डिसीजन लेने शुरू करे। 62 में तो सबसे पहले उसने दास प्रथा का अंत करा। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करा। 1577 में इबादत खाने को सर्वधर्म संसद में बदल दिया। मजहरनामा, जो आपका अकबर का धार्मिक घोषणा पत्र था। आज तक इस्लामिक साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? धार्मिक निर्णय राजा नहीं लेता था, बल्कि धार्मिक जो नेता होते थे वो लेते थे और राजा उन्हीं के हिसाब से बिहेव करता था। अकबर ने देखा कि उसकी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें धर्म आड़े आ रहा है, तो धर्म का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास होना चाहिए। तो उसने मजहरनामा तैयार किया था। मजहरनामा तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें शेख मुबारक कहा जाता है, एक महान सूफी संत थे। अकबर उनको धार्मिक रूप से बहुत अधिक फॉलो करता था और उन्हीं के 2 पुत्र आप थे, जिन्हें हम अबुल फजल और फैजी बोलते हैं। अकबर के नवरत्न हुए अबुल फजल, जिसने आपका आईने अकबरी लिखा, उसके पिता थे कौन? शेख मुबारक। उनके नेतृत्व में मजहरनामा बना तो था, परंतु 1579 में बना था। तो इसका सही आंसर ये होगा। दीन इलाही का आरंभ, दीन इलाही, अकबर ने एक धर्म चलाने की आपकी क्या सोची थी, जिसमें महेश दास, जिसमें हम बीरबल बोलते हैं, वो पहला आपका क्या दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। उसे 1582 में शुरू किया था, परंतु आपके क्या ये आपका सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने एक इलाही संवाद भी जारी किया था, इसी का कैलेंडर, वो भी उसका सफल नहीं रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। बिल्कुल सही है। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए विद्रोह का परिणाम था। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है 1336 ईस्वी में। इस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो निर्णय थे, चाहे वो आपका दोआब में कर वृद्धि हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, या कराची अभियान हो, ठीक है, जितने भी उसने निर्णय लिए, या राजधानी परिवर्तन हो दिल्ली से देवगिरी, उन सब में वो इतना आपका फेल हुआ कि उसको बहुत आर्थिक लॉस हुए, जिसके कारण 34 विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पूरे उसके साम्राज्य में। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा था, मतलब सबसे ज्यादा विस्तार जो दिल्ली सल्तनत का हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। टोटल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से आपका 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए, और दक्षिण में अमीर सादा के विद्रोह के फलस्वरूप ही आपका इन 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, अपने गुरु विद्याधर के सलाह पर आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। पहले तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जब इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था, तो इन दोनों भाइयों को कैद करके दिल्ली ले गया था और दोनों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया। ये दोनों इतने चालाक थे कि ये बन भी गए, और इन्होंने क्या करा, लंबे समय तक इसका फॉलो अप भी करा। और बाद में जैसे ही आपका नीचे विद्रोह दोबारा हुआ, तो उसने विश्वास में इन दोनों ने विश्वास में लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक को स्वयं इस विद्रोह को दबाने का नेतृत्व करा। लेकिन वो नीचे गए तो अपने गुरु विद्याधर की सहायता से उन्होंने देख लिया था कि दिल्ली खोखला है, और वहां जाकर के अपनी क्या करी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी, और पुनः अपने हिंदू धर्म में आकर के उन्होंने यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था को भी सुधार दिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसका सही क्या है, स्पष्टीकरण भी है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही
स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में धार्मिक अधिकारी कहलाता था मुहत्सिब। मुहत्सिब जो आपका क्या करता था? मुहत्सिब आपका धर्म की देखरेख करता था, यानी कि धार्मिक नियमों का पालन करवाता था। औरंगजेब के काल में इसकी भूमिका बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसे जिंदा पीर बोलते हैं, यानी कि उसने कट्टर इस्लामिक व्यवस्थाएं लागू करी तो उनकी देखरेख यही करता था। अगर कोई उन व्यवस्थाओं को लागू नहीं करता था तो ये सीधे शिकायत करता था, उसकी रिपोर्ट बनवाता था और औरंगजेब के पास भेज देता था। औरंगजेब यहां तक कि मृत्युदंड भी दे देता था ऐसे लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां था। बिल्कुल सही है। आपका बंगाल का जो पहला नवाब बना था 1717 ईस्वी में, जिसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी, वो मुर्शिद कुली खां ही था और मुर्शिदाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाई, जो बांग्लादेश में चला गया। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर जाफर लाया था, ये गलत है। ये मीर कासिम लाया, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था, इसलिए बिहार के मुंगेर में ले आया था वो, ताकि वो अपने तरीके से शासन को चला सके, जो मीर जाफर के बाद आया। पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का गवर्नर नवाब बना, ये भी सही है, क्योंकि मीर जाफर बंगाल का नवाब इसी के बाद बना था। हालांकि बाद में अंग्रेजों से तंग आकर के उसने अपने दामाद यानी कि मीर कासिम को गद्दी सौंप दी, फिर मीर कासिम ने ये राजधानी परिवर्तित करी। बक्सर के युद्ध के बाद नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसमें मीर जाफर नहीं होना चाहिए, मीर कासिम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को उनके नेतृत्वकर्ताओं के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये विद्रोह है, इसमें से संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। खोड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था चक्र बिसोई ने। पागलपंथी विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था टीपू ने। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 4, 2 3 1 4। तो इसका सही आंसर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ए ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, बिल्कुल सही है। मैडन ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी न्यूयॉर्क में। भारत में इसका पहला मुख्यालय मुंबई में बनाया गया था, ये गलत है। इसका पहला मुख्यालय अडियार मद्रास में बना था, भारत में मद्रास के अडियार में, ना कि मुंबई में, ये गलत है। एनी बेसेंट इस संस्था की सदस्य बनकर के भारत आई थी, बिल्कुल सही है। 1893 में पहली बार एनी बेसेंट इसी की सदस्य बनकर के भारत आई थी। बाद में फिर उन्होंने आपका होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी और जो हिंदू सेंट्रल कॉलेज है उसकी स्थापना भी की, जो बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बन गई थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नरों में से कौन सा एक अपने कार्यों से सुमेलित नहीं है? सहायक संधि, भारत में सहायक संधि शुरू की थी अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेजली ने, बिल्कुल सही है। सहायक संधि करने वाला पहला यही था, लॉर्ड वेलेजली। अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो ने करी थी आपके राजा रणजीत सिंह के साथ, उस समय गवर्नर लॉर्ड मिंटो ही था। पिंडारियों का दमन, पिंडारी एक लड़ाकू जनजाति होती थी जो आपके उस क्षेत्र में महाराष्ट्र और उन पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बहुत प्रबल तरीके से लड़ती थी, उनका दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड। बर्मा का भारत में विलय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गलत है। बर्मा का भारत में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था और इसे किया था डलहौजी। और बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार बोलते हैं, वो 85 वर्षों तक भारत का एक स्टेट बन करके रहा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा उसे भारत से अलग किया गया 1850 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ ये आपके संस्थाएं हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी ने बनाया था, भारतीय लोगों को आपके इंग्लैंड में आपके इकट्ठा करके भारत के विषय में जनमत बनाने के लिए, ताकि अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाल सके। इंडिया एसोसिएशन एसएन बनर्जी ने बनाया था, बिल्कुल सही है। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी, इंडिया लीग एक क्रांतिकारी संगठन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है, इसे गोपाल कृष्ण
गोखले ने बनाया था 1905 में मुंबई में। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की संज्ञा किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार गुरुदेव कहा था ब्रह्म बांधव उपाध्याय, एक महान आपके क्या थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को स्टार्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1908 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब खत्म होने को था तो इन्होंने आपका संन्यास ग्रहण कर लिया और जो रामकृष्ण मिशन का बेलूर मठ है उसके सन्यासी बन गए थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय। इन्होंने ही रविंद्रनाथ टैगोर के लिए पहली बार गुरुदेव शब्द का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम स्थापित भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? अभिनव भारत समाज। इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी 1904 में। पहले ये मित्र मेला संगठन के नाम से स्थापित हुआ था। जो चापेकर बंधु जिन्होंने पहली भारत में राजनीतिक हत्या की थी 1897 में, इसी के सदस्य थे वो। 1898 में, मतलब वैसे तो बन गया था परंतु मित्र मेला इसे 1898 में कहा जाने लगा और 1904 में इसे वीडी सावरकर ने क्या नाम दिया? अभिनव भारत समाज। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापना की थी और इसकी स्थापना वैसे हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में बनी थी। इंडिया हाउस जो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उन्होंने स्थापित किया था। 1905 में इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए आपका जो वारिंद्र घोष थे और उसके अलावा आपके जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने की थी 1924 में। इसी ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। तो सबसे पहले आपका अभिनव भारत समाज बना था 1904 में इनमें से। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट भारत में आतंकवादी घटनाओं का दमन करने के लिए लाया गया था। बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट को भारत में बढ़ती हुई आतंकवादी और विघटनकारी घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया था। इसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बिना कारण के भी बंद किया जा सकता ताकि लोगों के मन में भय बैठ सके और वो किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित ना हो। न अपील, न दलील, न वकील वाला काला कानून कहा जाता है किसको? रोलेट एक्ट को। लेकिन दूसरा कह रहा है कि रोलेट एक्ट में भारत में क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ये बिल्कुल गलत है। स्थापित नहीं हुआ बल्कि ज्यादा भड़क गया, क्योंकि इसी के उसमें पूरे देश भर में सभाएं हुई। पंजाब में भी आपका सत्यपाल रेड्डी और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए थे इस एक्ट के तहत। पूरे पंजाब की जनता क्या थी? अमृतसर में इकट्ठा हुई थी और अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा को संबोधित किया जा रहा था लाला हंसराज द्वारा। तो उसी दौरान आपके वहां पर जाकर के जो डायर है उसने गोलियां चला दी, जिसके कारण वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। पूरे देश में आगजनी हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध सभाएं हुई, तो ज्यादा माहौल भड़क गया था। ये नियंत्रण नहीं हुआ। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था वो उल्टा पड़ गया। अगला, असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन किस स्वतंत्रता संग्राम की मृत्यु हो गई थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। जिस दिन भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया, जिसमें एक ही दिन में लोगों ने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए ताकि आंदोलनकारी अपना आंदोलन सही तरीके से चला सके। तो ये बीजी तिलक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित किया गया था? प्रथम कारखाना अधिनियम मतलब फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के समय तय करना, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, स्त्री पुरुषों के लिए काम के समय घंटे अलग अलग तय करना, उनके वेतन तय करना, ये सब करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम लाया था लॉर्ड रिपन। ये 1881 में आ गया था। वैसे 82 में आपका 81 में ला दिया गया था, 82 से इसे लागू कर दिया गया था। अगला 1891 में लॉर्ड लेस्डाउन लाया, पहला रिपन ही लाया था भारत में कारखाना अधिनियम, मतलब आधुनिक भारत में कारखाने जो बने बड़े। निम्नलिखित स्वतंत्रताकालीन पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अनहप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, नील दर्पण जो आपके नील आंदोलन पर लिखा गया था दीनबंधु मिश्र द्वारा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जिसमें उन्होंने आर्यों को मतलब आपका उत्तरी ध्रुव का निवासी कहा है। इंडिया टुडे रजनीपाम दत्त जिन्होंने पहली बार आपके दादा भाई नारोजी के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को इस इंडिया टुडे पुस्तक के माध्यम से इतने सटीक तरीके से आपका वर्णित करा ताकि लोगों को समझ में आ सके कि अंग्रेज हमारे हितकारी नहीं है बल्कि वो हमें
दिन प्रतिदिन शोषित करके हमें लूट रहे हैं और हमारा सारा पैसा इंग्लैंड जा रहा है। तो रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे निकाला था। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 4। तो इसका सही आंसर बी होगा। ये 20 क्वेश्चन है। आपको इतिहास के क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी तैयारी को आप अंतिम चरण में ले पहुंचा चुके होंगे और लास्ट में आप अब थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स भी है उसको भी सही तरीके से देख लेना और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं इनके हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक बार इन 3-4 दिनों में पुनः आपके दुरुस्त कर लेना ताकि आपके परिणाम ठीक हो सके। तो आपका ये वीडियो मैं इसी तरीके से एक वीडियो और इसमें लाऊंगा आपके 19 तारीख से पहले और उसके बाद 19 के बाद फिर हम इस में जो आपका वीडियो शुरू करने वाले हैं वो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे उनके पैटर्न पर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बीच बीच में 100 नंबर, क्योंकि इनमें 100 नंबर का टाइम नहीं मिला हमें पेपर बनाने का, इसलिए 100 नंबर के पेपर फॉर्मेट करने में बहुत समय लग जाता है, बना नहीं पाए। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कोशिश करी कि आपके सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड क्वेश्चन बना दूं। तो इसी श्रृंखला में हमने ये सीरीज चलाई थी। अब अगला हमारा 20 तारीख से हम 20-21 तारीख से हम उत्तराखंड पुलिस पर फोकस करेंगे। जो भी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे प्रैक्टिस सेटों को आपके इसमें यूट्यूब में भी देख पाएंगे और अब उनकी जितनी भी मदद इससे हो सकेगी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।